हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 16 सितंबर को 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है इंडिया इकोनॉमिक एम्बिशन नीड बेटर जेंडर डेटा। इस आर्टिकल में हम जेंडर डेटा के बारे में बात करेंगे, उसकी नीड क्यों है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए एक मेंस का क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल इन कास्ट क्राइम। एंटिसिपेटरी बेल क्या होता है यार, ये कंसेप्ट समझना है, प्रीलिम्स में इस बार आपको दिखाई दे सकता है, बहुत साल से न्यूज़ में है, अभी तक आया नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज़ इन्वॉल्यूशन दैट इज़ प्लेगिंग चाइनीज़ ईवी सेक्टर। ये इन्वॉल्यूशन टर्म क्या है इसको समझेंगे, ये भी आपको रिसेंटली इन द न्यूज़ करके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है इकोनॉमी सब्जेक्ट में। सो ये तीनों आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस द हिंदू। आप सर्च करेंगे मिल जाएंगे, बाकी नीचे लिंक में भी आप मोर पे क्लिक करते हैं तो भी आपको डायरेक्टली लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है इंडियाज़ इकोनॉमिक एम्बिशन नीड बेटर जेंडर डेटा। आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी, GS3 मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं तो और भी इम्पॉर्टेंट है। यूपी से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई है और वो आपको प्रीलिम्स में भी आ सकती है और मेंस में आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा UPSC और UPPCS के पर्सपेक्टिव से। आर्टिकल बहुत सिंपल है। इंडिया के इकोनॉमिक एम्बिशन को अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो हमें जेंडर डेटा की ज़रूरत है और बेटर जेंडर डेटा की ज़रूरत है। इसी के ऊपर आर्टिकल है। एक मेंस का सवाल तैयार कर लेते हैं। इंक्लूसिव सोसाइटी कैन नॉट हैपन इफ हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन्स इनविजिबल इन डेटा। ठीक है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि चांसेस कम हैं, लेकिन वुमेन के पार्टिसिपेशन से रिलेटेड या वुमेन का जो GDP शेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। उसमें चैलेंजेस में आपको ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन स्टिल हम एक क्वेश्चन तैयार करके चलते हैं। हो सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ ले। क्या क्वेश्चन है? इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हर सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि सारे सेक्शन इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बन सकती, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन काम ना कर रही हो और वो डेटा में ना दिख रही हो। जब तक डेटा में नहीं दिखेगी तब तक कि हमें पता कैसे चलेगा कि उन लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है और कहाँ पर लैग कर रहे हैं, और फिर उसके बेसिस पे हम रिफॉर्म करें। तो ये सब सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी ओवरऑल इस आर्टिकल में। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा से बात करते हैं। कुछ फैक्ट्स और डेटा दिया है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वुमेन कॉन्ट्रीब्यूट जस्ट 18% टू इंडिया GDP टुडे। सो इंडिया की जितनी भी GDP है उसमें 18% कॉन्ट्रीब्यूशन महिलाओं का है और 82% कॉन्ट्रीब्यूशन मैन का है। तो कितना ज़्यादा गैप है आप ये समझ सकते हैं। इंडिया चाहता है कि वो 30 ट्रिलियन इकॉनमी बने बाय 2047। ठीक, विकसित भारत बने। ये किस पर रिलाय करता है? इंक्लूसिव ग्रोथ पर। जब तक ये ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी, जब तक हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ग्रो नहीं करेगा, तब तक कि भारत डेवलप्ड कंट्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इतनी बड़ी इकॉनमी बन सकता है क्या? नहीं बन सकती। और 50% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? महिलाओं की। जब तक ये महिलाएं ग्रो नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अगर काम ना करे तो फिर जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो बढ़ जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो मतलब जो महिलाएं घर पे बैठी हैं वो कुछ काम नहीं करेंगी तो वो NP हो जाएंगी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगा, उनका कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जो पर्सन कमा रहा है, मेल मेंबर, उसे ज़्यादा खर्चा महिला के ऊपर करना पड़ेगा और वो पैसा वो कहीं और इन्वेस्ट कर सकता था। अगर वो इन्वेस्ट करता तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती और ओवरऑल GDP बढ़ती, लेकिन अब वो कंज्यूम हो रहा है। कंजम्पशन से भी GDP बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के लिए जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक इकॉनमी एक्सपांड नहीं करेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है अभी भी डेटा में ही इनविजिबल है। डेटा पता ही नहीं है कि पॉपुलेशन, हमारी आधी पॉपुलेशन कर क्या रही है। बेटर जेंडर डेटा की इसलिए हमें ज़रूरत है। नियरली 196
मिलियन एम्प्लॉयमेंट वुमेन आर आउटसाइड द वर्कफोर्स। लगभग 196 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयबल है लेकिन वर्कफोर्स में है नहीं। उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं और उसमें सोशल रीजंस भी हो सकते हैं, कल्चरल रीजंस भी हो सकते हैं और फैमिली वाले रीजन जितने भी हैं सब सारे पॉसिबल हैं। वाइल द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हैज़ इम्प्रूव टू 41%, ओनली 18% ऑफ दिस वुमेन आर इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है पर ज़्यादातर जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एग्रीकल्चर में ही ये ज़्यादातर बढ़ा है। सो इसलिए बढ़ा है क्योंकि जो पुरुष हैं वो माइग्रेशन कर लेते हैं, बाहर नौकरी करके कमाने लग जाते हैं और जो खेत 1-2 एकड़ बचता है वो महिलाएं जो है उस खेत में खेती कर रही होती हैं। सो ओवरऑल देखें तो जो महिला हैं फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में वो बहुत ज़्यादा कम है। जब तक ये नंबर नहीं बढ़ेगा तब तक ये ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। द क्वेश्चन इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ इंडिया क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन बट हाउ इट एंश्योर दैट दिस अपॉर्चुनिटी आर विजिबल, मेजरेबल एंड एक्टेड ऑन अक्रॉस एवरी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नेंस। तो क्वेश्चन यहाँ ये नहीं कि इंडिया कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, पर ये अपॉर्चुनिटी विजिबल है या नहीं, मेजरेबल है या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, डेटा चाहिए होगा। द लॉन्च ऑफ वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स WEE by the government of Uttar Pradesh, the first in India, offer a glimpse of what is possible. This district level tool track women participation across 5 economic levers: employment, education, skilling, entrepreneurship and livelihood and mobility एंड सेफ्टी एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये 5 इंडिकेटर्स हैं जिस पे डेटा मेजर किया जाएगा। ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टूल है। इसका मतलब जो यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें महिलाओं का 5 इंडिकेटर में हम यहाँ पर डेटा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। और इस इंडेक्स का नाम है WEE, वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पर इस तरह का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। It signals a shift toward embedding a gender lens in every data set, every department and every decision. तो ये जो इंडेक्स है ना, ये क्या शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो व्यू है वो अब बदल रहा है और हर डेटा सेट में, हर डिपार्टमेंट में, हर डिसीज़न में जेंडर लेंस से देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए इस डिपार्टमेंट में कितना हो रहा है, महिलाओं के लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, क्या यहाँ पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हर डिसीज़न, हर डिपार्टमेंट में देखी जा रही है इस पर्टिकुलर जब हम स्टेप को देखते हैं यूपी गवर्नमेंट की। तो इंडिया प्रोड्यूसेस मल्टीपल इंडेक्सेस ऑन हेल्थ, economic well-being and infrastructure. Very few disaggregated this data by gender. Without this lens, gap remains hidden. Without visibility, reforms stall, and without reform, exclusion become entrenched. ठीक, तो इंडिया बहुत सारे मल्टीपल इंडेसेस बना रहा है, हेल्थ है, इकोनॉमिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। सारे इंडेसेस में अगर हम देखें तो जेंडर बेस्ड डेटा जो है वो डिसएग्रीगेट नहीं किया जा रहा है। मतलब मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है। अगर पार्टिसिपेशन में तो अपन को दिख रहा है, लेकिन ऐसे कई सारे इकोनॉमिक वेलबींग इंडेक्सेस बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स बनाए हैं जिसको जेंडर लेंस से नहीं देखा जा रहा है। अगर महिलाएं विजिबल नहीं होगी तो उनकी परेशानी सामने नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी तो रिफॉर्म्स कैसे होगा, और रिफॉर्म्स नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी में इकॉनमी में और सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। व्हेन इनइक्विटीज बिकम विजिबल, एक्शन फॉलोज। जब इनइक्विटीज दिखाई देगी तभी तो एक्शन होगा। जैसे कि यूपी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें, उसमें डेटा एनालिसिस किया गया बस ड्राइवर का और कंडक्टर का in the state. The low percentage of women in this segment prompted the department to redesign recruitment strategy and address foundational infrastructure gaps such as women restroom in bus terminal. ठीक, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में देखा गया तो उसमें पता चला कि भाई जो महिलाएं हैं उनका पार्टिसिपेशन कम है, इसलिए सरकार ने क्या किया, जो वुमेन रेस्टरूम है बस टर्मिनल में वो बनाना शुरू किए, है ना, और अपनी जो रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी थी उसको बदला। सो अगर डेटा होगा तो एक्शन होगा, अगर डेटा ही नहीं है तो एक्शन पॉसिबल ही नहीं है। अगर प्रॉब्लम ही नहीं पता है तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, अगर डायग्नोस ही नहीं किए तो रिजल्ट अपने को पता ही नहीं चलेगा कि अपन को क्या करना है। WWE इंडेक्स शो हाउ सच इनसाइट्स कैन बी सिस्टमाइज।
by mapping where women drop off from school to skilling to work, and entrepreneurship to credit, it moves the conversation beyond participation rate to structural barrier. जो WW इंडेक्स है वो बता रहा है कि भाई हम किस तरीके से सिस्टमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से डेटा जो है लिया जा सकता है। हम हर एक चीज़ मैप कर सकते हैं कि महिलाएं स्कूल से स्किलिंग में या फिर स्किलिंग से वर्क में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप से क्रेडिट में कहाँ पिछड़ रही हैं, कौन सी स्टेज है जहाँ पर वो बाहर हो जा रही है इकॉनमी ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल से। कंसिडर दिस स्ट्राइकिंग पैटर्न, वाइल वुमेन डोमिनेट मोर देन 50% एनरोलमेंट इन यूपी स्किलिंग प्रोग्राम, दे रिप्रेजेंट अ फ्रैक्शन ऑफ रजिस्टर्ड एंटरप्रेन्योर। मतलब आप इसको समझ सकते हैं, यही चीज़ों को जो अपन ने ऊपर डिस्कस किए कि महिलाएं उत्तर प्रदेश के स्किलिंग प्रोग्राम में 50% से ज़्यादा एनरोलमेंट है, लेकिन एंटरप्रेन्योर कोई बन ही नहीं पा रही है। एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में उनका अगर रजिस्ट्रेशन देखें तो वो फ्रैक्शन है। तो कहाँ स्किलिंग से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मूवमेंट क्यों नहीं हुआ, क्या बैरियर हैं, क्या इश्यूज़ थे? तो वो सारी चीज़ों को तभी समझा जा सकता है जब आपके पास डेटा होगा। दिस हाईलाइट्स नॉट ओनली पार्टिसिपेशन गैप बट ऑल्सो सिस्टमेटिक बैरियर टू फाइनेंस एंड एंटरप्राइज सपोर्ट डेटा डेट कैन डायरेक्टली इन्फॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म। सो कहीं ना कहीं ये पता चलता है इससे कि महिलाओं को क्रेडिट एक्सेस नहीं हो रहा है, और क्रेडिट एक्सेस नहीं हो रहा है तो उन्हें क्या करना चाहिए, है ना। क्रेडिट एक्सेस को बढ़ाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारे एस्पेक्ट हमें तभी पता चलेंगे जब डेटा होगा। इन इंडिया, if India is serious about closing its gender gap at scale, gender disaggregated data must become universal and normative। अगर इंडिया जेंडर गैप ख़त्म करना चाहता है तो जो जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा है वो यूनिवर्सल और नॉर्मेटिव दोनों ही होना चाहिए। मतलब हर जगह आपको डेटा जेंडर लेंस से देखना है, कोई भी डेटा हो। This requires integrating gender breakdowns into every department management information system, from micro, small, medium enterprise to transport, housing, and building the capacity of local government to collect and use this data effectively to create effective gender action plan। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो जेंडर डेटा है उसका ब्रेकडाउन करिए हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो MSME हो, ट्रांसपोर्ट हो, हाउसिंग हो, सब में महिलाओं के लेंस से हमें सारा डेटा निकालना है। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी को हमें बिल्ड करना है कि वो ये सारा डेटा ले सके और इफ़ेक्टिव जेंडर एक्शन प्लान बना सके। जो भी उसमें महिलाओं के लिए बैरियर बन रही हैं चीज़ें, उसके काउंटर करने के लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेंडर बजटिंग को भी हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। जनरली जेंडर बजटिंग एक एक्सरसाइज है किसकी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। जो रुपए जा रहा है उसमें महिलाओं के वेलफेयर के लिए कितना रुपए जा रहा है, बस इतना ही किया जाता है। लेकिन हमें ट्रू जेंडर बजटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत है, सो दैट कि एवरी रुपी स्पेंट अक्रॉस एजुकेशन, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोर कैन बी ट्रेस एंड कैन बी व्यू फ्रॉम अ जेंडर लेंस, कि महिलाओं के लिए हर डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। इसमें हम स्पेसिफिक चीज़ों पर फोकस ना करते हुए यूनिवर्सल चीज़ों पर फोकस करेंगे। जो भी रुपए स्पेंड हो रहा है उसमें महिलाओं के लिए कितना हो रहा है। What Uttar Pradesh has piloted is foundation that can replicated and scaled। जो WEE इंडेक्स है ना, ये एक पायलट प्रोग्राम है, लेकिन बाकी स्टेट के लिए ये एक लर्निंग का काम कर सकता है और इसे रेप्लिकेट और स्केल किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, जो ऑलरेडी सेट कर चुके हैं अपने $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल कि हमें 2030 तक, 2047 तक इतनी $1 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है। अगर वो अचीव करना चाहते हैं तो उन्हें इस तरह का इंडेक्स डेवलप करना पड़ेगा। अ रोबस्ट फ्रेमवर्क सच एज WEE इंडेक्स कैन हेल्प स्टेट्स ट्रांसलेट इंटेंट इनटू इम्प्लीमेंटेशन। उनका जो इंटेंशन है डेवलपमेंट का वो इम्प्लीमेंट तभी हो सकता है जब इस तरह का इंडेक्स बनाया जाए। टर्निंग डेटा इनटू डिस्ट्रिक्ट वाइज जेंडर एक्शन प्लान दैट गाइड बजट एलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटीज एंड प्रोग्रामेटिक रिफॉर्म्स। The WEE index is not the finish line but the starting block. It makes visible what has long been invisible and offer a roadmap to move women from margins to the mainstream of India growth story. So जो WEE इंडेक्स है ये स्टार्टिंग ब्लॉक है। जैसे ही आपको डेटा दिखने लगेगा आपको पता चलेगा परेशानी कहाँ है, और जैसे ही आपको परेशानी पता चलेगी आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, रिफॉर्म कर सकते हैं, और महिलाएं भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में मेन स्ट्रीम में आ सकती हैं।
सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया हो। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटिसिपेटरी बेल इन कास्ट क्राइम। आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS 2 पॉलिटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है ये आपको पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सो एंटिसिपेटरी बेल समझ लेंगे तो पूरा जो इशू है वो आराम से समझ में आ जाएगा। एंटिसिपेशन का मतलब क्या होता है, अगर हमें इसकी इंग्लिश मीनिंग भी पता है तो हम आसानी से जो है ये कंसेप्ट समझ सकते हैं, पूर्व अनुमान लगा लेना। तो एंटिसिपेटरी बेल का मतलब क्या होगा कि पहले से ही मुझे अनुमान था कि मुझे जेल हो सकती है, सो अगर मैं पहले ही रिलीज़ का ऑर्डर ले आऊँ जेल होने के तो उसे क्या कहा जाएगा, एंटिसिपेटरी बेल कहा जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, मेरी लड़ाई हो जाती है मेरे दोस्त से और अब वो मेरा दुश्मन बन चुका है। उसने मुझे बोला कि बेटा तुझे झूठे केस में फंसाता हूँ और झूठे केस में फंसा करके है ना तेरे को जेल करवाऊँगा नॉन बेलेबल ऑफेंस में। मेरे को डर लग गया भाई, मतलब मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, मैं तो अभी एजुकेशन में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। मैं गया तुरंत कोर्ट, सेशन कोर्ट में गया या हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। मैं कोर्ट में गया और मैंने बोला कि मेरे खिलाफ मैलिशियस कंप्लेंट कर रहा है ये लड़का और मुझे उसके लिए एंटिसिपेटरी बेल चाहिए। मतलब अगर ये कंप्लेंट कर भी देगा तो भी मुझे पुलिस जब भी आएगी अरेस्ट करने तो मैं उसे ये बेल का ऑर्डर दिखा दूंगा जो मुझे कोर्ट ने दिया है, ताकि मुझे जेल ना हो। तो क्या होगा, एंटिसिपेटरी बेल मैंने वहाँ पर अर्जी लगा दी और जनरली नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए ही एंटिसिपेटरी बेल होती है। जो बेलेबल होते हैं उसमें तो चिंता की बात नहीं, तुरंत बेल हो जाएगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए एंटिसिपेटरी बेल होती है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में। कोर्ट देखेगा, प्राइमा फेसी एविडेंस देखेगा कि यार क्या आपको एंटिसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए। जो आपने बताया है कि आपके दोस्त आपको झूठा फंसा रहा है, क्या वो सच में झूठ है, ये चेक करेगा और उसके बाद फिर बेल देना या ना देना ये डिसाइड करेगा। चीज़ें क्लियर है। सो ये एंटिसिपेटरी बेल का कंसेप्ट है। नाउ अब आर्टिकल समझ लेते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी है जो कि एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। जो केस का नाम है वो है किरण वर्सेस राजकुमार जैन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसमें रिसेंटली वर्डिक्ट दे करके जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका डिसीजन रिवर्स कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल प्रोवाइड कर दी थी और ये एंटिसिपेटरी बेल के जो डिसीजन है देने का उसको रिवर्स करके अब सुप्रीम कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल डिनाई कर दी है इस केस में। नाउ इस केस के बारे में डिटेल में समझते हैं। जो किरण है उन्होंने एक FIR फाइल की थी जो कि SC कम्युनिटी के मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि जो राजकुमार जैन हैं और उनके साथ कुछ लोगों ने मिलकर उनके ऊपर अटैक किया और उनकी फैमिली पर अटैक किया। यह अटैक इसलिए किया गया क्योंकि जो असेंबली इलेक्शंस थे उसमें उनकी फैमिली को एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वोट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने उसके हिसाब से वोट नहीं किया तो इन लोगों ने मिलकर इनकी फैमिली पर अटैक किया। जो कंप्लेंट की गई उसके हिसाब से जो एक्यूज्ड है उसने इनकी फैमिली को आयरन रॉड से मारने की कोशिश की और इनके कास्ट के नाम से उन्हें अब्यूज़ किया, उनकी मदर को और उनकी आंटी को मॉलेस्ट किया, उनका मंगलसूत्र ले लिया और उनके घर को जलाने की धमकी भी दी। ये केस फाइल किया गया। इस केस को जो है पुलिस थाने में रिपोर्ट किया गया और फाइल किया गया। अब जो पर्सन है कौन, राजकुमार, उसको टेंशन हो गई तो वो कहाँ जाएगा, सेशन कोर्ट जाएगा और क्या करेगा, एंटिसिपेटरी बेल। उसे लगेगा कि भाई अब तो अपन गए, कम से कम बेल ले लेते हैं, केस तो चलते रहेगा ज़िंदगी भर वरना जेल में सड़ेंगे। अब दिक्कत क्या है, जो पर्सन है उसने SC/ST एक्ट इन्वोक किया है। उसने जो केस फाइल किया है वो किसके अंदर किया, SC/ST एक्ट के अंदर। और SC/ST एक्ट के अंदर सेक्शन 18 में एंटिसिपेटरी बेल को बार किया गया है। इसका मतलब अगर SC/ST एक्ट के अंदर कोई ऐसा प्रोविज़न आपने वॉयलेट किया है जो कि आपको नहीं करना चाहिए था तो आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी इस एक्ट के अंदर। सो जब केस एडिशनल सेशन जज के पास पहुंचा तो उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट किया और कहा कि क्लियर ये कास्टिस इंटेंशन और कोलोब्रेशन का केस दिखाई दे रहा है जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर क्या है, बार है और इसी सेक्शन को इन्वोक करके उसके एंटिसिपेटरी बेल को ख़त्म कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट में गया ठीक है मामला, वहाँ पर ये डिसीज़न रिवर्स हो गया। उन्होंने कहा कि ये जो केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड, एग्जेजरेटेड और इनकन्सिस्टेंट है, इसलिए उसे एंटिसिपेटरी बेल दे दी गई। सिर्फ इतना बोला कि अरे ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इन लोग आपस में लड़ रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हैं। लेकिन
फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जब अपील की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का डिसीजन रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बी आर गवई, उन्होंने कहा कि सेक्शन 18 ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1989 क्रिएट अ स्पेसिफिक बार अगेंस्ट एंटिसिपेटरी बेल फॉर क्राइम्स मेड आउट प्राइमा फेसी। This case involves caste-based assault, abuse and intimidation linked to an electoral dispute। तो उन्होंने कहा कि भाई जो सेक्शन 18 है SC/ST एक्ट का, वो क्लियरली एंटिसिपेटरी बेल के अगेंस्ट में है ना प्रोविज़न बताता है कि अगर इससे रिलेटेड केस है जो SC/ST एक्ट में प्रोविजंस दिए हैं तो आप एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते, ये लॉ है। और ये चीज़ें कैसे डिसाइड करनी है आपको, प्राइमा फेसी एविडेंस है। आप उसमें एविडेंस इकट्ठे नहीं करोगे, मिनी ट्रायल नहीं करोगे या ट्रायल भी नहीं करोगे, आप सिर्फ देखोगे कि फैक्ट्स क्या हैं और फैक्ट्स के हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि बेल होनी चाहिए या नहीं। फिर ट्रायल होगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि इन्हें बेल देना है या नहीं देना है। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल आपको प्राइमा फेसी एविडेंस जो सामने दिखाई दे रहे हैं विदाउट डिगिंग डीप, उसके हिसाब से आपको वर्डिक्ट देनी है। और इस केस में क्लियरली दिख रहा है कि कास्ट असॉल्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब वाई इज एंटिसिपेटरी बेल बार्ड अंडर SC/ST एक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि एंटिसिपेटरी बेल क्यों नहीं दी जाती SC/ST एक्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन दैट सेक्शन 18 ऑफ SC/ST एक्ट कैटेगोरिकली एक्सक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द CRPC, सेक्शन 482 ऑफ BNSS which allow anticipatory bail. The parliament has inserted this bar to protect victims from intimidation and to ensure effective prosecution। तो SC/ST एक्ट के अंदर सेक्शन 18 डाला गया जिसमें कहा गया कि एंटिसिपेटरी बेल अलाउ नहीं है। अगर आप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर आपको जेल में डाला जा सकता है या फिर आपके अगर इस एक्ट के अंदर आपके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है तो जो सेक्शन 438 है CRPC का, उसमें एंटिसिपेटरी बेल रिलेटेड क्या है प्रोविज़न है, वो एप्लीकेबल नहीं है अगर SC/ST एक्ट क्या किया जा रहा है, इन्वोक किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया गया, पार्लियामेंट ने ये प्रोविज़न क्यों डाला, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं उनको हो सकता है कि धमकाया जाए, उनको दबाव में लाया जाए, इसलिए इस तरह की बेल क्या कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है अंडर SC/ST एक्ट। ड्राइंग अपॉन प्रेसिडेंट सच एज स्टेट ऑफ MP वर्सेस रामकृष्णा बलोथिया, विलास पंडुरंगा पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। The court reiterated that the offence under the act form a distinct class tied to a systematic untouchability and caste discrimination. The bar is constitutionally valid and does not violate Article 14 and 21 of Constitution। So यहाँ पर कुछ केस हैं जिसका भी मैंने नाम लिया। इन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक्ट के अंदर ऑफेंसेस की बात की गई है ये कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का केस है और इसको हमें अगर फाइट करना है तो हमें कड़े प्रोविजंस रखने पड़ेंगे। और इसलिए जो बार किया गया है एंटिसिपेटरी बेल को, जो ख़त्म किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। इसके अलावा जो कोर्ट है उन्होंने ये भी कहा कि आप मिनी ट्रायल नहीं कर सकते बेल स्टेज पर, आपको सिर्फ क्या एग्जामाइन करना है, जो प्राइमा फेसी एविडेंस है, जो आपके सामने 4-5 चीज़ें रखी गई है। क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में ऑलरेडी विटनेसेस हैं, उन्होंने बताया कि हाँ ये चीज़ें हुई है। ऑलरेडी जो कंप्लेनेंट है उसके पास उसका मेडिकल चेकअप हो चुका है और ये सब सारी चीज़ें जो प्राइमा फेसी एविडेंस शो की जा रही है उसके हिसाब से एंटिसिपेटरी बेल को क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सो आपको ज़्यादा अंदर बाद में आप जाएंगे जब आप ट्रायल करेंगे, पर प्राइमा फेसी के हिसाब से आपको क्या करना है, एंटिसिपेटरी बेल को कैंसिल करना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब जो रूलिंग है वो बेसिकली क्या इंश्योर कर रही है कि जो SC/ST एक्ट है ये एक प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं है, एक सब्सटेंशियल शील्ड है टू सेफगार्ड द डिग्निटी एंड सिक्योरिटी ऑफ वनरेबल communities. The bar on anticipatory bail, although strict, is constitutionally sound because it addresses the very real threat of intimidation and retaliation against tribal and दलित कंप्लेंट। ठीक है, तो जो एंटिसिपेटरी बेल है थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़रूर प्रोविज़न है पर कॉन्स्टिट्यूशनली साउंड है क्योंकि ये उस थ्रेट को एड्रेस कर रहा है जो दलित फैमिली को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फेस करना पड़ रहा है। द जजमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइज द electoral retaliation against SC/ST voter carries broader implication for democratic participation and social justice। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। मेनली आपको एंटिसिपेटरी बेल पता होना चाहिए क्या है, ये अगर आपको पता है तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा।
हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है व्हाट इज़ इन्वॉल्यूशन दैट इज़ प्लेगिंग चाइनीज़ ईवी सेक्टर। इस आर्टिकल में हम इन्वॉल्यूशन टर्म के बारे में बात करेंगे। ये डायरेक्टली आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत कंटेक्स्ट भी देख लेंगे, लेकिन मेन जो हम पढ़ेंगे वो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे। आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं टर्म को मेंस के अपने आंसर राइटिंग में भी। नाउ शुरू करते हैं। फॉर सम ईयर्स नाउ द चाइनीज़ इकोनॉमी हैज़ फेस व्हाट हैज़ लोकली come to be called new John or an involution. It is process in which rivals in certain sector indulge in a price war, attempting to capture market share and clear out oversupply of goods. However, this price war are counterproductive as they reach threshold where the retail price of the product is so low that even the production cost cannot be realized, pushing firms into losses. सो इन्वॉल्यूशन होता क्या है? इन्वॉल्यूशन बेसिकली एक तरह की प्राइस वॉर है। किन के बीच में? राइवल्स के बीच में, एक पर्टिकुलर सेक्टर के राइवल्स के बीच में। यहाँ पर हम लोग चाइना के ईवी सेक्टर की बात कर रहे हैं। ईवी सेक्टर में, चाइनीज़ ईवी सेक्टर में जो फर्म्स हैं, लिमिटेड फर्म्स होंगे, वो एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। और कंपटीशन किसके लिए? मार्केट शेयर के लिए। मार्केट शेयर के लिए जो कंपटीशन हो रहा है उसके कारण वो प्राइसेस गिरा रहे हैं। प्राइसेस गिराएंगे तो उनको मार्केट शेयर बढ़ेगा, लेकिन प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो नहीं निकल पा रही है और उनको लॉसेस हो रहे हैं। ऐसे में होगा क्या? इन द लॉन्ग रन जो कंपनीज़ हैं वो बंद होने लगेगी क्योंकि उनके लॉसेस बढ़ गए हैं। और ये सारी चीज़ें हमें ईवी सेक्टर चाइना में देखने को मिल रही है। ये इतना ज़्यादा अपेरेंट हो चुका है कि इवन शी जिनपिंग को एक आर्टिकल में करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए लिखना पड़ा कि भाई इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में इस तरह की चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। ये इतना ज़्यादा विजिबल हो चुका था। सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? इन्वॉल्यूशन क्या होता है? एक तरीके से जो लोकल फर्म्स हैं वो मार्केट शेयरिंग करने के लिए प्राइस वॉर में लग जाते हैं और प्राइस इतना गिर जाता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिल पाती। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, उसी में उनकी ओवर सप्लाई को उन्हें क्या करना पड़ेगा? खपाना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? डोमेस्टिक मार्केट ही उनके लिए क्यों बचा? एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? एक्सपोर्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ईयू और यूएस ने खूब सारा टैरिफ लगा के रखा है और इसी कारण से उनका जो बाहर का मार्केट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब जो एक्सपोर्ट करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन किया था, अब उन्हें वो क्या करना पड़ रहा है? उनको जो डोमेस्टिक मार्केट है उसी में उस सप्लाई को खपाना पड़ रहा है और उसी के कारण इस तरह से प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं। और ऐसे में होगा क्या? फर्म लॉन्ग टर्म लॉसेस में रहेगा तो फिर अल्टीमेटली बंद हो जाना है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 100% ड्यूटी लगाया हुआ है ईवी बैटरीज़ के ऊपर और ईयू ने भी अच्छा खासा जो है इनके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ लगाई हुई है, 10% इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई हुई है। इसके अलावा टर्की ने भी 40% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, मेक्सिको ने 50% टैरिफ लगाया है। सो इस तरीके से जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने चाइनीज़ ईवी के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ लगा के रखी, टैरिफ। तो ओवरऑल इनकी कॉस्ट बढ़ गई। अब ये यहाँ पर क्या नहीं कर पा रहे हैं? इन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर जो प्रोडक्शन करके रखा है वो कहाँ खपत करेंगे? वो डोमेस्टिक इकॉनमी में करेंगे और वहाँ पर मार्केट शेयर के लिए लड़ाई हो रही है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है कि चाइनीज़ इम्पोर्ट अकाउंट फॉर 75% ऑफ इंक्रीज इन ईवी सेल्स अक्रॉस इमर्जिंग इकॉनमी आउटसाइड चाइना, है ना। तो अभी भी जो चाइना के बाहर जो ज़्यादातर ईवी बिक रहे हैं वो चाइनीज़ ही हैं। 75% जो ग्रोथ आ रही है वो चाइना के ईवी से ही आ रही है। इंडस्ट्री परेशानी में ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो ओवरऑल अगर आप कंपेयर करें तो ये बेटर है बाकी लोगों से। इन्वॉल्यूशन बस याद रखना है वो क्या है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय।